बीजेपी ने कभी भी राजनीति काटने, मारने, दंगे कराने की करी है। हम आपस में ना बटेंगे ना कटेंगे। हमारी ये लड़ाई सामाजिक है। विकास कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज हम सड़क बनाते हैं, 10 साल बाद फिर टूट के वो बननी है। जब राजनीति में भागीदारी करने की बात होती है या वोट देने की बात होती है, हमारा वोट लेना होता है तो हम हिंदू बन जाते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, अभी डरा हुआ है। अभी भी खतरे में है, अभी भी खतरे में है। तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। तो एक लड़की पहली बार कोंडली विधानसभा में विधायक क्यों नहीं बन सकती? जितने भी कैंडिडेट आएंगे किसी भी पार्टी से, सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन आप अपनी इस बहन की पाएंगे। तो आप विकास तो आप कर रहे होंगे ना अपने क्षेत्र में? बिल्कुल। कहीं कोई शिकायत, लोग ही तो आके बोलते हैं कि बेटा 2-3 बार निगम पार्षद के इलेक्शन लड़ लिए, 2 बार चुनाव लड़ लिए, अब आगे बढ़ो। तो हमने सोचा कि एक मीटिंग बुला के पूछ लेते हैं कि चुनाव लड़े ना लड़ें, लेकिन लोग मुझसे भी ज़्यादा पहले तैयार हैं और अपना आशीर्वाद देने को तैयार हैं। तो मैंने भी मन बना लिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम तैयारी करेंगे और मैदान में उतरेंगे। लेकिन इस सीट में तो आपके पार्टी के जो विधायक हैं कुलदीप, तो क्या हो गया? हमने ही तो बनाया विधायक। अब एक बार हमने उनको बना दिया, अब वो एक बार बहन को बना दे, एक बार बहन ने भाई को बनाया, एक बार भाई बहन को भी बना दे। क्या विकास नहीं कर रहे हैं क्या आपके विधायक? नहीं, विकास तो देखिए केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में विकास हो रहा है। मैं भी काम कर रही हूँ। हमारी ये लड़ाई सामाजिक है। विकास कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज हम सड़क बनाते हैं, 10 साल बाद फिर टूट के वो बननी है। लेकिन जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई है, मैं मेरी कोंडली विधानसभा में उस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ कि जाटो समाज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रहता है। तो जाटो समाज को इस बार पार्टी को टिकट देनी चाहिए और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो विधायक है वो भी ऐसी कैटेगरी से आते हैं, क्या दिक्कत है आपको? मैंने आपको बार बार कहा कि कोंडली विधानसभा में जाटो समाज की बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर एक बार विधायक हमने अपने छोटे भाई वाल्मीकि समाज के कुलदीप भाई को बना दिया, तो इस बार वो भी अपनी बहन को बना दे, अगली बार फिर हम उनको बना देंगे, फिर अगली बार वो हमको बना दे। भाई बहन का प्यार बरकरार रहेगा। परिवार के हम बच्चे हैं, वो भाई है, मैं बहन हूँ। उसको भी एक रोटी का आधा हिस्सा मिल जाएगा, मुझे भी एक रोटी आधा हिस्सा मिल जाएगा। ये तो पार्टी हाईकमान करेगा ना, कौन लड़ेगा चुनाव, किसको टिकट मिलेगा? बिल्कुल अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा। और जो ये क्षेत्र की आवाज़ है, मैं इस आवाज़ को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाऊंगी। अंतिम निर्णय वही करेंगे। तो ये डिसीजन जो आपने लिया है, जो पोस्टरबाजी आपने की है शहर में, ये आपकी मर्जी से हुई है? पार्टी हाईकमान ने आपको अनुमति दी थी इसके लिए? ये मेरे क्षेत्र समाज की सलाह और बड़े बुजुर्गों के कहने पर मैंने करी है कि तुम मैदान में आओ। प्रियंका जी, जो अभी माहौल बना हुआ, क्योंकि जब मैं कुछ करूंगी तभी तो पार्टी को क्या पता मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ नहीं लड़ना चाहती। ये सब तैयारी दिखाऊंगी तभी तो पार्टी को भी लड़ेगा कि हाँ भी प्रियंका गौतम के भी कैंडिडेटर को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन आप जाटो समाज की बात कर रहे हैं कि इसकी भागीदारी हो जनसंख्या के आधार पर, लेकिन जाटो समाज से 2 बड़े मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और जो राजकुमार आनंद है वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं दूसरी पार्टियों में। तो देखिए सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। अब उनकी विधानसभा में क्या चल रहा था ये मैं नहीं कह सकती। मेरी विधानसभा में क्या चल रहा है ये मुझे अच्छे से पता है, और मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन प्रियंका जी, जो माहौल अभी देश में बना हुआ है, जो एक नफरत की राजनीति हो रही है, उसकी काट क्या है आपने? उसकी काट सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि बाबा साहब की बात करने वाला इस देश में एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल। और हमारा सारा शेड्यूल का समाज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इसीलिए 3 बार सरकार बनाई और 4थी बार सरकार बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक बार प्रधानमंत्री अगर हम बनाएंगे तो मेरे ख्याल से भाईचारा बहुत अच्छे लेवल पर फैलेगा। बीजेपी तो खुलकर कह रही है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, बीजेपी ने कभी भी राजनीति काटने, मारने, दंगे कराने की करी है। हम आपस में ना बटेंगे ना कटेंगे। प्यार मोहब्बत से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। किसकी तरफ इशारा है कि बटोगे तो कटोगे? किसकी तरफ इशारा कर रही है? देखिए बीजेपी जातिवादी है, नस्ल भेद की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। तो इशारा भी वहीं पर ही है। उनका इशारा हम भी हो सकते हैं कि दलित समाज के लोगों को जो प्रताड़ना में दी जाती है या मंदिरों में नहीं घुसना होता तब तो हम दलित बन जाते हैं, लेकिन जब राजनीति में वोट लेने की बारी आती है तो हम हिंदू बन जाते हैं। तो उनकी राजनीति तो सभी समाज के सभी वर्गों के खिलाफ मौका देखकर की जाती है कि कब किसका फ़ायदा उठाना है, कब किसका वोट लेना है। प्रधानमंत्री जी झारखंड में कह रहे हैं चुनाव रैलियों में कि इनसे बेटी को बचाना है या आपकी बेटी छीन लेंगे। उससे पहले उन्होंने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंसें ले जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री की ऐसी बातें बोलनी चाहिए? प्रधानमंत्री को ऐसी बातें कतई नहीं बोलनी चाहिए। अगर बेटी छीन के ले जाएंगे तो तुम क्या कर रहे हो?
तुम क्या कर रहे हो? 2-3 बार प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद भी इस देश में प्रधानमंत्री को ये शब्द कहने पड़े तो तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतर जाओ, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हो। यानी घुसपैठियों से खतरा है देश में, अभी भी खतरा है। 2-2, 3-3 बार सरकार बनाने के बाद भी खतरा है घुसपैठियों से। मतलब कितना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे और डर के राजनीति करेंगे और करवाएंगे। अभी तो बीजेपी और RSS की सरकार खूब चल रही है ना पूरे देश में, फिर भी खतरा ही ख़त्म नहीं हो रहा भाई साहब इनका। तो ये जो लोग हैं ना, ये खुद घुसपैठी हैं। ये हमारे गाँवों में, शहरों में, हमारी मानसिकता में, हमारे धर्म में, हमारी जाति में हर जगह घुसते हैं। हमारी गली में, मोहल्ले में गंदगी फैलाने के लिए घुसते हैं। इनको बाहर करना है इस बार। कहा जा रहा है एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ बिल्कुल, हम एक हैं और हम सेफ हैं और हम एक ही रहेंगे और हम नेक हैं। फिर जातियों में किसने बांटा? जातियों में तो सदियों से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी, पता नहीं किसने बांटा। हम आज की पीढ़ी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भाईचारा बना के चलें ताकि एक दिन ये ख़त्म हो। जो आज कह रहे हैं कि एक रहो नेक रहो, तो जातियों को तो कभी नहीं बोलते जाति के नाम पर अत्याचार होते हैं। अभी देखिए ग्रेटर नोएडा, वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि जाति के नाम पे बोल गए। तो अभी मैंने क्या बात करी, हम अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। आज जाटा समाज की हिस्सेदारी की मैं बात कर रही हूँ ना, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत में पढ़ लिख कर वकील बनी, LLM किया, LLB करी, तो मेरी मानसिकता खुली, मेरी बुद्धि खुली, शिक्षा और कलम ने मेरी बुद्धि को खोला, तो मैं अपने हक अधिकार की बात कर रही हूँ। वो जाति की बात क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों में तो उन्होंने बिल्कुल बांट के ही रखना है। क्योंकि जब जाति के आधार पे मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता तो हम दलित बन जाते हैं। जब राजनीति में भागीदारी करने की बात होती है या वोट देने की बात होती है, हमारा वोट लेना होता है, तो हम हिंदू बन जाते हैं। तो यही हम तो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, अभी डरा हुआ है। अभी भी खतरे में है, और अभी भी खतरे में है। तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। कह रहे शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हिंदू, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है। तो इसकी जवाबदेही तो मोदी जी की ज़्यादा बनती है ना, कि अगर हम हिंदू हैं तो हम आपके होते हुए भी खतरे में हैं, तो आपको कुर्सी से तुरंत हट जाना चाहिए। हम किसी और को बैठा के देखेंगे। प्रियंका जी, SC समाज की राजनीति धरातल पे चली गई, आखिर क्या वजह है? कहीं कोई उनका नेतृत्व नहीं है बड़ा, जैसे आपने भी अपने भाषण में भी कहा। हाँ, ऐसी समाज एक भोला भाला समाज है जो किसी पर भी भरोसा कर लेता है। जिस प्रकार से देश की सरकारें शिक्षा को ख़त्म कर रही हैं, हमारे राजनीतिक अधिकारों को ख़त्म कर रही हैं, सामाजिक मूल्यों को ख़त्म कर रही हैं, उससे हम कमज़ोर हो रहे हैं। और कमज़ोर हो रहे हैं तो हमारी राजनीति छीन रही है, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम तभी मजबूत हो सकते हैं जब आबादी में तो बड़ी संख्या है ना। उस आबादी को तो एकत्र करने की मैं बात कह रही हूँ। मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं अपनी बात यहाँ पे करी है, कल केजरीवाल जी तक भी पहुँचाऊँगी। तो मेरी जैसी और भी बेटियां बहनें बाहर निकलेंगी, समझाएंगी, तो समाज एक होगा। आज समाज एक हुआ ना, कल हजारों में एक होगा, आज सैकड़ों में आया। राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई अम्बेडकर भवन में, तो उनसे मंत्रालय छीन लिया था केजरीवाल सरकार ने। तो आप बाबा साहब की बात कैसे कर पाओगे, बुद्ध की बात कैसे कर पाओगे इस पार्टी में? नहीं, कोई किसी का अधिकार नहीं छीनता और मैं बाबा साहब की बात करती हूँ, करती थी और मरते दम तक करती रहूँगी, चाहे मैं विधायक बनूँ चाहे मैं ना बनूँ। गौतम भी साहब भी यही कहते थे। तो हम बाबा साहब के अनुयायी हैं ना। तो वो क्या भी बाबा साहब की, तो केजरीवाल जी भी तो बाबा साहब की बात जय भीम मिशन चला रहे थे, तो वो गौतम जी। बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से हम दलित समाज के लोगों की बनती है। जो केजरीवाल जी एक तरफ बात करते हैं कि बाबा साहब की संविधान की बात करते हैं, एक तरफ फोटो लगाते हैं संविधान बाबा साहब की, भगत सिंह की लगाते हैं, हाँ जी। वो मंदिर में चले जाते हैं हनुमान के में, वो वहाँ क्यों नहीं जाते हैं बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए? नहीं, बाबा साहब पे भी फूल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, जेल से आए वो सीधे हनुमान मंदिर में गए, क्योंकि वो जिस जाति और जिस गुमराह कर रहे हैं क्या धर्म के नाम पर? नहीं, मैंने फिर बोला, अंबेडकरवादी विचारधारा को देश में फैलाने का जिम्मेदार पहले दलित समाज के लोगों का है कि बाबा साहब के समाज के लोगों का है। अन्य समाज के लोग उनसे प्रभावित हैं, उन्हें अच्छा मानते हैं, उन्हें मानते हैं, लेकिन भारत का संविधान उन्हें इजाज़त देता है कि वो जिस धर्म में खुश हैं, जो उनको रीति रिवाज करना पसंद है, उसकी भी तो आज़ादी देता है। केजरीवाल जी को मंदिर जाना अच्छा लगता है तो वो जाते हैं वहाँ पे। लगातार देश में खबरें आती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा साहब की बात करते हैं तो वो मंदिर नहीं जाएंगे। क्या हमारे लोग मंदिर नहीं जाते क्या? लेकिन प्रियंका जी, देश में लगातार आता है कि दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है, किसी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है। तो कब तक अत्याचार सहेगा समाज? जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा और राजनीति में नहीं आएगा, बाबा साहब की उस उंगली के इशारे को नहीं समझेगा, सब चीज़ का, सारे जुल्म अत्याचार का एक ही दौर है। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उस पार्लियामेंट में घुसेंगे नहीं, तब तक इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, तब तक हमारे ऊपर ये पीड़ा, ये जुल्म, ये सितम, ये होता रहेगा। तो जातिवादी गुंडे जो हैं उनको संविधान का, कानून का कोई डर नहीं होता? तो जातिवादी गुंडे तो कुछ सरकार में बैठे हैं ना, इस वजह से उनको संरक्षण मिलता है। जब सरकार में हम बैठेंगे तो अपने समाज को बचाएंगे, उसके खिलाफ हो रहे जुल्म, जाति के खिलाफ खड़े होंगे, अपने समाज को सेव करेंगे, उनके हक अधिकार की बात करेंगे, जैसे कि आज हमने करी। 21वीं सदी में कुछ लोग कहते हैं कि अब छुआछूत
छूत भेदभाव खत्म हो गया, लेकिन ये तो घटनाएं डेली आ रही हैं सामने। कोई ख़त्म नहीं हुआ। और कहते हैं कि अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, इनका भेदभाव छूत खत्म हो। जिनको हम चुभते हैं और जो लोग चाहते हैं हम सत्ता में ना आए, हमारा समाज मजबूत ना हो, हम लोग एक ना हो, वो लोग ये बात करते हैं, इसलिए उनको सत्ता से हटाना बड़ा ज़रूरी है। केजरीवाल जी कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं। वो खुद जेल में रहे, उनके 3 मंत्री जेल में रहे। तो जब आप पे करप्शन का आरोप लग चुका है बड़ा पैमाने पर, तो आपको वोट मिलेगा नेक्स्ट टाइम? आरोप लगना अपराध को सिद्ध करना नहीं होता। इस देश में सैकड़ों, हजारों, लाखों केस फर्जी लगे पड़े हैं और कई युवा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं जेल में। तो उनमें से एक केजरीवाल जी भी हैं जो सरकार की गलत नीतियों की भेंट चढ़ गए, आगे बढ़ रहे थे, नहीं देखा जा रहा, बाबा साहब का नाम लेके आगे चल रहे थे, नहीं देखा जा रहा लोगों से। तो इस वजह से केस झूठा है, सच्चाई तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अब केस लग गया, जेल में चले गए, तो इसका मतलब अपराधी तो नहीं हो गए ना। न्याय तो थोड़ी देर से मिलेगा, न्यायालय देगा न्याय, भारत का संविधान न्याय देगा। इसको लेकर हम बम्पर जीतेंगे और दिल्ली में फिर से सरकार बनाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।